नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि फर्स्ट पेपर से शोध अभिवृत्ति वाले यूनिट से प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट जो है ऑलरेडी शोध अभिवृत्ति से कंप्लीट कर रखा है और उसमें हमने 80 प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज को पूरा फॉलो करते हैं तो आपकी ये जो 5 प्रश्न होते हैं आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं शोध अभिवृत्ति के, वो बहुत ही आसानी के साथ कवर हो जाएंगे। प्रैक्टिस सेट खत्म होने के बाद जैसे कि मैंने बताया था कि 250 प्रश्न मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा शोध अभिवृत्ति से। जब ये 250 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं तो इसके बाद मैं शोध अभिवृत्ति से जितने भी प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं उनको एक जगह संकलित करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं आशा करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी ये 5 प्रश्न जो पूछे जाने हैं शोध अभिवृत्ति से वो बहुत ही आसानी के साथ कवर हो जाएंगे। बस वीडियो को स्टार्टिंग में यही बताने का मैं प्रयास कर रहा था ताकि आपको ये पता चल सके कि ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इतना क्वेश्चन शायद ही आपको कहीं मिल पाए पूरे यूट्यूब पे। तो पूरे 250 क्वेश्चन आपको मिलेंगे शोध अभिवृत्ति से, कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है और आसानी के साथ आप पूरा एमसीक्यू या मॉक टेस्ट यहीं पर दे सकते हैं। अपने आप को चेक कर सकते हैं कि शोध अभिवृत्ति में आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा भी समय को ज़ाया नहीं करते क्योंकि समय सबके लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे आप हो चाहे हम हैं, किसी के लिए भी। तो एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो ये बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में या प्रश्न नंबर 1 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक दृष्टिकोण विधि है। तो पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से प्रमाणिक दृष्टिकोण विधि कौन सा है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है निगमनात्मक विधि, बी ऑप्शन दिया गया है आगमनात्मक विधि, सी ऑप्शन दिया गया है परिकल्पना विधि और डी ऑप्शन दिया गया है प्रतिरूप विधि। तो आपको बताने का प्रयास करना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा प्रमाणिक दृष्टिकोण विधि है। आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। उसके साथ ही साथ आप वीडियो खत्म होने के बाद जो है आप अपना स्कोर भी मेंशन करने का जरूर प्रयास करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, निगमनात्मक विधि। तो निगमनात्मक विधि जो है इन सभी में से एक प्रमाणिक दृष्टिकोण विधि होती है। ठीक है, तो अगर आपने ऑप्शन ए लगाया तो ये आपका राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 2, उसको देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से विधि यानी कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी विधि अनुसंधान में नीचे से ऊपर और उत्पादक दृष्टिकोण, जिसको अंग्रेजी में जनरेटिव अप्रोच भी कहा जाता है, तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि उत्पादक दृष्टिकोण की वैज्ञानिक विधि है। तो आपको चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है निगमनात्मक विधि, दूसरा ऑप्शन है आगमनात्मक विधि और सी ऑप्शन दिया गया परिकल्पना विधि और डी ऑप्शन है प्रतिरूप विधि। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आगमनात्मक विधि। तो यहाँ पर यही पूछा गया कि अनुसंधान में नीचे से ऊपर और उत्पादक दृष्टिकोण की वैज्ञानिक विधि कौन सी है। तो आगमनात्मक विधि जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगर आपने ऑप्शन बी लगाया तो ये आपका राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा प्रश्न नंबर 3। इसमें दिया गया कि चित्रांकन निष्कर्ष की कौन सी विधि जनसंख्या के प्रत्येक उदाहरण के अवलोकन पर आधारित होती है इन चारों विकल्पों में से। पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक विधि, बी ऑप्शन है निगमनात्मक विधि और सी ऑप्शन है आगमनात्मक विधि और फिर आपका डी ऑप्शन है द्वंद्वात्मक विधि। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, निगमनात्मक विधि। अगर आपने निगमनात्मक विधि पे जो है राइट आंसर लगाया या ऑप्शन बी पे तो ये आपका राइट आंसर है। प्रश्न में यही पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी विधि जो है जनसंख्या के प्रत्येक उदाहरण के अवलोकन पर आधारित होती है। तो निगमनात्मक विधि जो है पूरी तरह से ये आधारित होती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे सिद्धांत या स्पष्टीकरण की विशेषता नहीं है। तो इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताने का प्रयास करना है कि इनमें से कौन सी अच्छे सिद्धांत या स्पष्टीकरण की विशेषता नहीं है, वो हमें बताने का प्रयास करना है। पहला ऑप्शन है मित व्ययी, बी ऑप्शन है परीक्षण योग्य, सी ऑप्शन दिया गया है यह विभिन्न स्थितियों में लागू करने के लिए पर्याप्त है
और डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से सभी। तो आपको सही आंसर देना है। सभी प्रश्न जो है आपके विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं पे आधारित प्रश्न है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी अच्छे सिद्धांत या स्पष्टीकरण की विशेषता नहीं है। तो ये सभी जो तीनों हैं आपकी इसकी विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर जो है इस कंडीशन में आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विधि इन चरणों का अनुसरण करती है। तो पहला जो दिया गया है अवलोकन या प्रदत्त, फिर उसके बाद प्रतिरूप और उसके बाद सिद्धांत दिया गया है। तो हमें यही बताने का प्रयास करना है कि इन जितने भी ये दिए गए हैं आपके चरण, तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि कौन सी वैज्ञानिक विधि इन चरणों का अनुसरण नहीं करती है। पहला ऑप्शन दिया गया है आगमनात्मक, बी ऑप्शन दिया गया निगमनात्मक और सी ऑप्शन दिया गया ऊपर से नीचे और डी ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आगमनात्मक। प्रश्न में यही पूछा गया है। यहाँ से एक बार और प्रश्न को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी वैज्ञानिक विधि इन चरणों, ये जो चरण नीचे दिए गए हैं, इन चरणों का अनुसरण करती है। तो यहाँ पर जो है आगमनात्मक विधि का जो है ये अनुसरण करते हैं, ये जितने भी चरण दिए गए हैं आपके। तो अगर आपने ऑप्शन ए लगाया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुष्टि दृष्टिकोण की वैज्ञानिक विधि है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है निगमनात्मक विधि, दूसरा ऑप्शन दिया गया आगमनात्मक विधि और सी ऑप्शन है परिकल्पना विधि और डी ऑप्शन है प्रतिरूप विधि। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, निगमनात्मक विधि। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि कौन सी पुष्टि दृष्टिकोण की वैज्ञानिक विधि है। तो निगमनात्मक विधि जो है पुष्टि दृष्टिकोण की वैज्ञानिक विधि होती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य में संबंध किया जा सकता है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है कारण यानी कि कैजुअल अनुसंधान, फिर बी है अनुभवजन्य अनुसंधान, सी ऑप्शन दिया गया है सहसंबंधात्मक अनुसंधान और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुभवजन्य अनुसंधान, जिसको इंग्लिश में एम्पिरिकल अनुसंधान या एम्पिरिकल रिसर्च भी कहा जाता है। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित या इन चारों विकल्पों में से किसको सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य में संबंध किया जा सकता है। तो अनुभवजन्य अनुसंधान को जो है किया जा सकता है। यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन बी लगाया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विधि परीक्षण या परिकल्पना पर केंद्रित सिद्धांतों से विकसित होती है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है। पहला ऑप्शन है निगमनात्मक विधि, सी ऑप्शन है परिकल्पना विधि, बी ऑप्शन है आगमनात्मक विधि और डी ऑप्शन है प्रतिरूप विधि। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, निगमनात्मक विधि। निगमनात्मक रिसर्च विधि आपको मैंने पढ़ा रखा है, आपको पता होगा इसके बारे में। सामान्य से विशेष की तरफ जाता है निगमनात्मक विधि के अंतर्गत हम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति नई परिकल्पना और सिद्धांतों को उत्पन्न करने पर केंद्रित होती है। पहला जो ऑप्शन है इसमें निगमनात्मक विधि, बी ऑप्शन है आगमनात्मक विधि और सी ऑप्शन है दोनों, यानी कि ए और बी दोनों सही है। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आगमनात्मक विधि। ये विशेष से सामान्य की तरफ जाने की प्रक्रिया है। इस अगर शोध विधि का हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हम विशेष से सामान्य की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपने बी ऑप्शन लगाया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10। इसमें दिया गया है कि शोधकर्ता के लिए कारण संबंध में कौन सी अनुसंधान विधि सबसे उपयुक्त है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो है प्रयोगात्मक विधि, बी ऑप्शन है व्यक्तिगत अध्ययन, सी ऑप्शन है सह संबंधात्मक अध्ययन, डी ऑप्शन है प्राकृतिक अवलोकन। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रयोगात्मक विधि।
यहाँ पर प्रश्न में यही पूछा जा रहा है आप सभी से कि एक शोधकर्ता के लिए कारण संबंध में कौन सी अनुसंधान विधि सबसे उपयुक्त है। किसी अगर कोई कारण की वजह से कोई समस्या है और उसके बीच में क्या कोरिलेशन है, तो आपको ये प्रायोगिक विधि या प्रयोगात्मक विधि के द्वारा ही पता लग सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन ए लगाया है तो ये आपका राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है कि एक क्षेत्र प्रयोग को किस संदर्भ में लिया जाता है। चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। पहला ऑप्शन है वास्तविक संसार, बी ऑप्शन है प्रयोगशाला, सी ऑप्शन दिया गया वास्तविक संसार और प्रयोगशाला दोनों में, डी ऑप्शन है प्राकृतिक पर्यावरण में। तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक संसार। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि एक क्षेत्र उपयोग को किस संदर्भ में लिया जाता है, तो वास्तविक संसार के जो है संदर्भ में लिया जाता है एक क्षेत्र प्रयोग को। तो ऑप्शन ए अगर आपने राइट आंसर लगाया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर लगे फ्रेंड्स कि वीडियो फास्ट है तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से प्रश्नों को पढ़ें, फिर उसका आंसर देने का प्रयास करें। इस तरह से वीडियो फास्ट चलेगी भी नहीं और आपको सोचने का समझने का समय भी मिल जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज कर लें अगर फास्ट चल रहा है तो। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। इसमें पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं को अनिवार्य रूप से किस में शामिल किया जाता है। इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। पहला है केवल प्रयोगशाला प्रयोग में, बी ऑप्शन है नियंत्रित अवलोकन में, सी ऑप्शन है विश्लेषण तैयार करने में और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रित अवलोकन में। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं को अनिवार्य रूप से किस में शामिल किया जाता है, तो नियंत्रित अवलोकन में जो है इसको शामिल किया जाता है। बी ऑप्शन अगर आपने लगाया है सही आंसर के रूप में तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13। इसमें पूछा जा रहा है कि एक सहसंबंधी अध्ययन क्या निर्धारित करता है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच के संबंध को, बी ऑप्शन है प्रतिभागी पर पर्यवेक्षक का प्रभाव, सी ऑप्शन है कारण और प्रभाव का संबंध और डी ऑप्शन है दो घटनाओं के बीच का संबंध। तो इसका जो सही आंसर हमारा है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दो घटनाओं के बीच के संबंध को जो है एक सहसंबंधी अध्ययन जो है निर्धारित करता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगर आपने डी ऑप्शन अगर राइट लगाया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस को गुणात्मक अनुसंधान का विशेष गुण माना गया है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो गुणात्मक अनुसंधान का विशेष गुण पूछा जा रहा है इन चारों विकल्पों में से। पहला ऑप्शन है निगमनात्मक होना, बी ऑप्शन है आगमनात्मक होना, सी ऑप्शन है निगमनात्मक या प्रेरक होना और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आगमनात्मक होना। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से किसको गुणात्मक अनुसंधान का विशेष गुण माना जाएगा। तो आगमनात्मक होना ही जो है गुणात्मक अनुसंधान का विशेष गुण माना जाएगा इन चारों विकल्पों में से। यानी मैंने आपको बताया था आगमनात्मक का मतलब हम विशेष से सामान्य की तरफ जाते हैं, निगमनात्मक विधि के द्वारा हम सामान्य से विशेष की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि सिद्धांत सृजन से संबंधित है। इन चारों विकल्पों में से कि ऐसी कौन सी अनुसंधान विधि है इन चारों विकल्पों में से जो सिद्धांतों का जो है सृजन करती है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है आगमनात्मक अनुसंधान, बी है निगमनात्मक अनुसंधान, सी ऑप्शन दिया गया दोनों प्रेरक और निगमनात्मक, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आगमनात्मक अनुसंधान। तो ये जो है यहाँ पर यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी अनुसंधान विधि सिद्धांत सृजन से संबंधित है। तो आगमनात्मक अनुसंधान जो है सिद्धांत सृजन से पूरी तरह से संबंधित है। अगर आपने ऑप्शन ए लगाया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित या इन चारों विकल्पों में से कौन सा अनुसंधान सिद्धांत के परीक्षण से संबंधित है, यानी सिद्धांत का परीक्षण होता हो उससे संबंधित है। पहला जो ऑप्शन है आगमनात्मक अनुसंधान, बी ऑप्शन है निगमनात्मक अनुसंधान,
सी ऑप्शन है दोनों यानी प्रेरक और निगमनात्मक, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, निगमनात्मक अनुसंधान। प्रश्न में यही पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा अनुसंधान सिद्धांत के परीक्षण से संबंधित है, तो निगमनात्मक अनुसंधान। मैंने बताया कि इस अनुसंधान विधि से जो है हम सामान्य से जो है विशेष की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17। इसमें दिया गया है कि एक गैर सरकारी संस्था ग्राम पंचायत में बच्चों के अभियान के प्रभावों को देखने के लिए अध्ययन का आयोजन करती है। यह एक उदाहरण है, तो इन सभी विकल्पों में से यह किसका उदाहरण है? पहला जो ऑप्शन दिया गया है आपका वर्णात्मक अध्ययन का, बी ऑप्शन दिया गया क्षेत्र प्रयोग का, और सी ऑप्शन है घटनाओत्तर अनुसंधान का, और डी ऑप्शन है ऐतिहासिक अनुसंधान का। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र प्रयोग का जो है ये पूरी तरह से है। यहाँ पर यही पूछा जा रहा है प्रश्न में। एक बार आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आंसर क्यों राइट है। एक गैर सरकारी संस्था ग्राम पंचायत में बच्चों के अभियान के प्रभावों को देखने के लिए अध्ययन का आयोजन करती है। तो यह किस प्रकार का उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो ये क्षेत्र प्रयोग का एक बेहतर एग्जाम्पल है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18। इसमें दिया गया है कि अध्ययन का वर्गीकरण किस खोजपूर्ण, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक या भावी सूचक अनुसंधान पर आधारित होता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला ऑप्शन है अनुसंधान के तर्क पर, बी ऑप्शन है शोध के परिणाम पर, सी ऑप्शन है अनुसंधान की प्रक्रिया पर, और डी ऑप्शन है अनुसंधान के विषय पर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुसंधान के विषय पे। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है। एक बार और अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। आपको लगता है कि रिपीट करने से आपको कोई समस्या होती है तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, मैं उसको सही कर दूंगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अध्ययन का वर्गीकरण किस खोजपूर्ण, जैसे कि वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक या भावी सूचक अनुसंधान पर आधारित होता है, तो अनुसंधान के विषय पर। तो अगर आपने ऑप्शन डी राइट आंसर लगाया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19। इसमें पूछा जा रहा है कि एक दीर्घकालिक अनुसंधान का अध्ययन, यहाँ पे एक बार फिर से आप देख लीजिए कि एक दीर्घकालिक अनुसंधान अध्ययन को क्या कहा जाता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है क्रॉस अनुभागीय अनुसंधान, बी ऑप्शन है अनुदैर्ध्य अनुसंधान, सी ऑप्शन है अनुसंधान विधि, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हमारा है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य अनुसंधान। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि एक दीर्घकालिक अनुसंधान अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है अनुदैर्ध्य अनुसंधान कहा जाता है। ऑप्शन बी अगर आपका राइट आंसर लगाया आपने तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20 और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि अनुदैर्ध्य और क्रॉस अनुभागीय अनुसंधान के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। इन चारों विकल्पों में से ए ऑप्शन दिया गया है आंकड़ों के संग्रह की आवृत्ति, बी ऑप्शन है प्राथमिक बनाम माध्यमिक, सी ऑप्शन है शोधकर्ता की योग्यता, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आंकड़ों की संग्रह की प्रवृत्ति। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि अनुदैर्ध्य और क्रॉस अनुभागीय अनुसंधान के बीच मुख्य अंतर जो होता है आपका वो आंकड़ों के संग्रह की आवृत्ति का जो है अंतर होता है इसके बीच में। तो ये हमारा वीडियो का लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये प्रैक्टिस सेट वीडियो का जो है सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसमें हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है कवर करने का प्रयास किया शोध अभिवृत्ति से। शोध अभिवृत्ति से मैंने आपको 4 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं जिसमें हमने 80 प्रश्नों को कवर किए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक यूनिट से हम 200 के ऊपर जो है क्वेश्चन को करेंगे, और जो ये 5 प्रश्न आपके पूछे जाने हैं कहीं जाने वाले नहीं हैं अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं शोध अभिवृत्ति के लास्ट वीडियो में, यानी कि जब हम प्रैक्टिस सेट के लास्ट वीडियो को ख़त्म कर लेंगे उसके बाद में जो है आपको ये प्रश्न वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसी प्रकार से ये जो 10 यूनिट है इन सभी के मैं प्रश्न विगत वर्षों में अलग अलग यूनिट वाइज जो है पूछे गए हैं, उनको अलग करके जो है एक जगह
संकलित करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगा। आप पूरे प्रैक्टिस सेट को जो है अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें, और भी सारे प्रैक्टिस सेट को जो है आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर, जो कि यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐड कर रखे हैं पहले से ही। तो आप वहाँ पे जाके तमाम तरह की प्रैक्टिस सेट फर्स्ट पेपर में जो है आप शोध अभिवृत्ति से, शिक्षण अभिवृत्ति से, पीपुल एंड इन्वायरमेंट से, सूचना एवं प्रौद्योगिकी से, और भी जितने भी यूनिट्स हैं उनसे जो है प्रैक्टिस सेट को आप जाके वहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो फ्रेंड आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन और अप्रिसिएशन मिलता है। हमें लगता है आप हमारी वीडियो को देखते हैं और हमें आपके लिए कंटिन्यूअस वर्क करना चाहिए। और वीडियो को शेयर कर दें मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके, क्योंकि जो कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप अगर लाभ ले रहे हैं इससे तो दूसरों को शेयर करें, ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में जो ये बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लें। मैं इसको दबाने के लिए इसलिए कहता हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब का बटन मान लीजिए दबा लिया, लेकिन उसके बाद अगर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होती है, तो यहाँ पर ये एक समस्या इसलिए हो जाती है क्योंकि आपने बेल आइकन जो है ऑन कर नहीं रखा है। इसकी वजह से आपको जो है वीडियो की सूचना नहीं मिल पाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की सूचना आपको आसानी के साथ मिल जाएगी। एग्जाम से जुड़े जो भी अपडेट्स हैं उसके बारे में भी मैं बताता रहता हूँ। अभी फ़िलहाल में आपका जो है एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरने का डेट है वो बढ़ा दिया गया है 31/5/2020 तक, जो कि पहले आपका था 16/5/2020 तक। तो जो भी इम्पोर्टेंट्स न्यूज़ या और भी जो भी होगा आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उसको मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मेरा ये काम नहीं कि एक ही टॉपिक पे बहुत ज़्यादा वीडियो बनाना। जैसे आप देख सकते हैं यूट्यूब पे एग्ज़ाम डेट कब आएगा, जबकि एग्ज़ाम डेट अभी कोई मेंशन नहीं किया, लेकिन उस पर बहुत सारी वीडियो बनाई जा रही हैं। तो उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। जो भी सूचना आएगी आप चाहो तो एनटीए की वेबसाइट पे या यूजीसी नेट की वेबसाइट पे खुद से जाके चेक कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान मत हो। जब भी डेट आएगा आपको पता चल जाएगा। दिसंबर में एग्ज़ाम होगा तो वो भी पता चल जाएगा। अगर आपका जुलाई अगस्त में होगा या सितंबर में होगा तभी भी आपको पता चल जाएगा। तो खैर ये जानकारी भरी जो भी बात थी मैंने आपको बता दी। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।